हेलो बच्चों, जैसे कि मैंने कल आपको बता रखा था, ठीक। हम लोगों ने कल की टॉपिक में हमने पढ़ा था कि वर्षा संधि के बारे में कल हमने टॉपिक कवर किया था, और उसके बाद एक और टॉपिक था जिसका नाम था भारत और शीत युद्ध। यानी भारत और शीत युद्ध में जब देखेंगे, ठीक, तो भारत और शीत युद्ध में मैंने आपको बता रखा था कि भारत ने अपना किस प्रकार शीत युद्ध में भूमिका निभाई। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो भारत था वो किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ, ना ही नाटो में शामिल हुआ, ना ही सेटो में शामिल हुआ, ना सिंटो में हुआ, ना ही वर्षा संधि में शामिल हुआ। यानी तीनों में से किसी में शामिल नहीं हुआ। उसके बाद तो ये शामिल किसमें हुआ, तो इसने अपना खुद का एक संगठन बना रखा था जिसका नाम था गुट निरपेक्ष सम्मेलन। निरपेक्ष सम्मेलन, या हम इसे आंदोलन भी बोल सकते हैं, आंदोलन भी बोल सकते हैं। यहाँ तक मैंने आपको पूरी बातें बता दी थी कि यार शीत युद्ध था क्या, इसके बारे में क्या पढ़े थे हम लोग, ठीक। तो यहाँ पे देखिएगा, भारत दोनों महाशक्तियों से दूर रहा। यानी कि जो भारत था शीत युद्ध में दोनों महाशक्तियों से दूर रहा। यहाँ पे दोनों महाशक्तियां कहने का मतलब हो जाएगा यूएसए, यूएसए और यूएसएसआर। यानी इसको बोलते हैं अमेरिका, अमेरिका, और ये क्या है, सोवियत संघ, सोवियत संघ, ठीक। ये आपका था यूएसए और यूएसएसआर, ठीक। ये दोनों महाशक्तियों से क्या किया था, भारत ने दूरियां बनाई रखी थी। और दूसरी बात यह है कि भारत हमेशा से ही शांति का दूत रहा है, यानी कि अहिंसावादी रहा है, ठीक। अहिंसावादी कहने का मतलब ये हुआ कि अहिंसावादी कहने का मतलब ये हुआ कि भारत हिंसा का सपोर्ट नहीं करता था। यानी जो भी हिंसक प्रवृत्ति के भावनाएं होती थी उसका सपोर्ट, यानी जो हिंसा करने वाले देश होते थे उसका सपोर्ट नहीं करता था। ये हमेशा से शुरू से ही शांति कायम रखने के लिए सभी को प्रेरित करता था। यहीं पर भी ये यही भूमिका निभाता है कि ये क्या करता है, उपनिवेश के चंगुल से आजाद देशों को महाशक्तियों के खेमे में जाने से रोकना। यानी महाशक्तियां कहने का मतलब यही हो जाएगा दोनों आपका, ठीक। एक यूएसए और एक यूएसएसआर, इन दोनों महाशक्तियों से क्या करना, दूरी बनाए रखना। भारत की नीति न तो नकारात्मक थी और न ही निष्क्रियात्मक थी। यानी भारत की नीति जो थी न ही नकारात्मक, यानी नकारात्मक यानी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना, यानी जो देश आजाद हो रहे उनके बारे में बुरा नहीं सोचना, ये भारत की शुरू से ही नीति है। उसके बाद है, बल्कि भेदभाव को कम करने की कोशिश की। यानी जो भी भेदभाव था, गोरे काले में भेदभाव था, ठीक, इस प्रकार की जो भी भेदभाव था, भाषा के लेकर भेदभाव भेदभाव था, इन सभी भेदभावों से क्या करना, ऊपर रखना ही क्या था इसका मेन मकसद था। इसके बाद है भारत की गुटनिरपेक्ष नीति के कारण ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा कि ये कारण से ही आलोचना की गई। यानी जो भारत था गुटनिरपेक्ष नीति के कारण, यानी गुटनिरपेक्ष नीति में यह था कि वो भारत ना ही यूएसए की तरफ जाएगा और ना ही यूएसएसआर की तरफ जाएगा। जो भी नए उपनिवेशिक देश आजाद होंगे, स्वतंत्र होंगे, उनको क्या करना, गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में उसको बुलाना, यानी अपनी तरफ आकर्षित करना था। उसके पीछे का एक मकसद ये था कि ना ही वो उस संगठन में शामिल होंगे, ये जो यूएसए और यूएसएसआर है, ना ही उस संगठन में शामिल होंगे और ना ही वो आगे चलकर युद्ध लड़ेंगे। अगर युद्ध लड़ते हैं तो उसमें निश्चित है अहिंसा की भावनाएं खत्म हो जाएगी, हिंसक प्रवृत्ति के लोग हो जाएंगे, जो भारत उनका सपोर्ट नहीं करेगा, गुट पे सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक। भारत अपने राष्ट्रीय हित के लिए के बारे में सोचकर अक्सर अंतरराष्ट्रीय मामलों से दूर रहता था। यानी भारत था अपने बारे में, अपने राष्ट्र के बारे में सोचकर क्या करता था, उनसे दूरी बनाए रखता था, ठीक। यानी जो भी राष्ट्रीय हित में होने वाले कार्य थे उनके बारे में भारत सोचता था।
इसके बाद जब बात करते हैं भारत की, इसके बाद बात करते हैं अगस्त 1971 में भारत सोवियत संघ से आपसी मित्रता यानी कि जैसे कि दो दोस्त हो गए, यानी आपस में क्या करता है, मित्रता करता है। मित्रता संधि संगठन पर क्या करता है, वो हस्ताक्षर करता है। इससे ये फायदा होगा कि भारत पर जब भी कोई दुश्मन देश आक्रमण करेगा तो रूस हमेशा साथ रहेगा। जैसे एक आपको मैंने कल बताया था 1971 का युद्ध, 1971 के युद्ध में क्या हुआ था, ये मान लो भारत का पूरा हिस्सा है, यहाँ पे आपका बांग्लादेश है ना, ये क्या है, बांग्लादेश है, और इधर क्या, ये पूरा हमारा इंडिया, इधर से देखिएगा तो जो भी हमारा एरिया ऊपर का इंडिया हो गया। जब यहाँ पे आता है, जब 1971 की बात आती है, तो ये जो बांग्लादेश था ये पहले मिनी पाकिस्तान था, यानी छोटा क्या था, पाकिस्तान था। ठीक, यानी यहाँ पे क्या किया था, पाकिस्तान बार बार हमला कर रहा था, यहाँ के लोगों को जो भी था प्रताड़ित कर रहा था। ठीक, यानी कि उनको बहुत काफी दबा रहा था। तो ये जो बांग्लादेश के लोग थे, इन्होंने क्या किया, भारत से मदद मांगा। उस समय की जब तत्कालीन प्रधानमंत्री की बात करेंगे, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। ठीक, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, आयरन लेडी के बारे में उनको हम उनके नाम से जानते हैं, यानी आयरन लेडी उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है। ठीक, तो उन्होंने उस मुद्दे को बहुत सीरियस लिया और यहाँ पे पाकिस्तान के विरुद्ध क्या किया, युद्ध की घोषणा कर दी। तो उस समय की बात करते हैं तो अमेरिका की नौसेना भारत को तबाह करने के लिए अपना बेड़ा भेजी थी, यानी जंगी बेड़ा समुद्री यात्रा से क्या की थी, भेजी थी। लेकिन इस संधि के द्वारा, यानी मित्रता संधि के द्वारा क्या हुआ, अमेरिका पीछे हट गया, क्योंकि इधर से आ गया, रूस आ गया, मित्रता संधि की वजह से। यहाँ पे आने के बाद ये होता है कि अमेरिका बाद में पीछे हट जाता है और लास्ट में जो इंडिया है जब यहाँ पे कब्जा करता है, यानी मिनी पाकिस्तान में जब कब्जा करता है, ठीक, तो इसको एक नया राष्ट्र की संज्ञा देता है, जिसका अभी नाम पड़ गया है बांग्लादेश। ठीक, यानी इसको किसने बनवाया, सबसे बड़ा सहयोग किसका हुआ, तो आपका यहाँ पे आएगा भारत का, यानी बांग्लादेश बनने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भाग किसने निभाई, तो आपका आ जाएगा भारत। और जो ये रूस था, अमेरिका तो पीछे हट गया, लेकिन जब तक युद्ध पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ, जब तक यहाँ पर संधि नहीं हुई, तब तक यहाँ से रूस ढीला भी नहीं, यानी यहाँ से नहीं गए। यही थी मित्र संधि, मित्रता संधि। इसके बारे में जब आगे देखते हैं, ये आपका पूरा था जो भारत की स्थिति थी किस प्रकार थी शीत युद्ध के दौरान। ठीक, अब इसमें आगे देखते हैं तो आगे आएगा परमाणु प्रसार संधि, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एलटीबीटी। ठीक, इसका इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एलटीबीटी। एलटीबीटी थी क्या, यानी जब इसे हम फुल फॉर्म देखेंगे, लिमिटेड टेस्ट बैन ट्री। ठीक, यानी जब इसको हम हिंदी में देखेंगे, सीमित परमाणु परीक्षण संधि। एलटीबीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, जब इंग्लिश में पूछा जाए तो आपको बताना होगा लिमिटेड टेस्ट बैन ट्री, और जब यही हम हिंदी में बात करेंगे तो आपका हिंदी में हो जाएगा सीमित परमाणु परीक्षण संधि। आखिर ये संधि की जरूरत क्यों पड़ी, अब इसके बारे में हम इसमें देखते हैं क्या होता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिएगा, इस संधि के तहत वायुमंडल, यानी जो हमारा वायु वाला जो एरिया है, बाहरी अंतरिक्ष, यानी अंतरिक्ष के बाहर पानी के अंदर परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंध लगा दिया गया, यानी पूरी तरह से रोक लगा दिया गया। यानी कहा गया कि ना ही आप परमाणु परीक्षण, ना ही आप अंतरिक्ष के बाहर कर सकते हैं, और ना ही आप क्या कर सकते हैं वायुमंडल में, यानी कि जो हमारा पृथ्वी का वायुमंडल है, ना ही आप उसमें कर सकते हैं, और ना ही पानी के अंदर कर सकते हैं। ठीक, तो ये तो बातें हो गई कि यानी इस संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था, कि परमाणु परीक्षण पर रोक था, यानी कि जो भी परमाणु परीक्षण था आप ना ही वायुमंडल में कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ना ही आप पानी के अंदर कर सकते हैं, और ना ही आप अंतरिक्ष में कर सकते हैं। ये किसका था, यानी परमाणु प्रसार संधि के तहत ये जो भी हस्ताक्षर हुआ था, इसमें मुख्य बातें थी। ठीक, इसके बाद हस्ताक्षर देश, यानी जो परमाणु प्रसार संधि था, इस पर हस्ताक्षर किन किन देशों ने किया था, तो पहला आ गया अमेरिका, उसके बाद ब्रिटेन, उसके बाद सोवियत संघ।
यानी मुख्य रूप से 3 देश आ गए। यानी शुरुआती दौर में किन देशों ने सबसे पहले सहयोग किया, तो यहाँ पे आ जाएंगे 3। पहला हो गया अमेरिका, दूसरा ब्रिटेन, तीसरा सोवियत संघ। इन देशों ने क्या किया, इस पर हस्ताक्षर किया, यानी इसको मान्यता दी। यानी इसका उद्देश्य क्या था, यानी परमाणु प्रसार संधि का उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य जब देखिएगा, परमाणु परीक्षण से होने वाली पर्यावरणीय एवं मानवीय स्वास्थ्य नुकसान को रोकना। क्योंकि आपको भी पता है, जब परमाणु विस्फोट होता है, यानी परमाणु बम जब फटता है, तो आसपास का एरिया पूरा रेडिएशन जोन में चला जाता है, यानी पूरा क्या होता है, रेडिएशन फैल जाता है। तो वहां पे जो भी बच्चे होते हैं, लगभग कई पीढ़ियों तक ये परंपरा चलती रहती है कि वहां के जो भी बच्चे पैदा होते हैं, वो लंगड़े होते हैं, लूले होते हैं, यानी विकलांग रूप से होते हैं। जैसे आपको पता है, जापान का हिरोशिमा और नागासाकी, इस पर क्या किया था, अमेरिका ने 1906 और 9 अगस्त को 1945 ईस्वी में क्या किया था, उस पर परमाणु बम मारा था। परमाणु बम मारने के बाद उन्होंने क्या किया कि अभी भी आप वहां पे देखिएगा, अभी भी वहां पे रेडिएशन जोन है, ठीक, यानी रेडिएशन जोन है। इसके बाद आते हैं परमाणु अप्रसार संधि, यानी एनपीटी, परमाणु अप्रसार संधि। जब इसके बारे में हम देखेंगे, तो आगे हम देखते हैं क्या है इसके बारे में। अब इसके बारे में जब देखेंगे, तो इसका फुल फॉर्म आपको दिया है, ठीक। इसके बारे में हम देखते हैं, विस्तृत अध्ययन करते हैं इसके बारे में है क्या आखिर में, यानी बस इसके बारे में क्या था, हाँ, यहाँ से चालू है, ठीक है। परमाणु अप्रसार संधि, यह संधि, यानी जो यह परमाणु अप्रसार संधि है, केवल परमाणु, हाँ, यह संधि केवल परमाणु शक्ति संपन्न देशों को ही परमाणु हथियार रखने की अनुमति थी, यानी अनुमति देता था। कौन, यानी ये जो संधि थी, परमाणु अप्रसार संधि, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एनपीटी बोलते हैं, ठीक। वो क्या करता है, इसमें यह प्रस्ताव किया गया कि जो भी परमाणु संपन्न देश है, वही केवल परमाणु हथियार रख सकते हैं, और बाकी देशों को परमाणु हथियार रखने की रोकती थी। यानी जो ये हमारा संधि है, यानी परमाणु अप्रसार संधि, यह क्या करती थी कि जो भी देश थे, ठीक, यानी जो जिनके पास परमाणु बम पहले से था, वो वही केवल परमाणु बम रख सकते हैं, और जो भी नए देश हैं, ठीक, यानी नए देश जो परमाणु बम नहीं रख सकते हैं। क्योंकि इस संधि में साफ रूल था कि जिनके पास परमाणु बम है, केवल वही परमाणु बम रख सकते हैं, ठीक। इसके बाद देखते हैं, परमाणु अप्रसार संधि को ध्यान में रखते हुए उन देशों को परमाणु शक्ति देश माना गया जिन्होंने 1 जनवरी 1967 से पहले किसी परमाणु हथियार अथवा अन्य विस्फोटक परमाणु का निर्माण किया हो। यानी यहाँ पे कहने का मतलब ये हो गया कि जो भी आपका परमाणु एनपीटी थी, उसका एक ही मकसद था कि जिनके पास परमाणु बम पहले से है, उन्हीं के पास परमाणु बम रहेगा, और बाकी जो देश अभी बनाना चाहते हैं, वो परमाणु बम नहीं बना सकते हैं। इसी को मद्देनजर देखते हुए यहाँ पे दिया है इन्होंने, यानी जो जिनके पास परमाणु बम था, यानी एनपीटी के सदस्य, उन्होंने 1 जनवरी 1967 से पहले, यानी 1 जनवरी 1967 से पहले जितने भी देश जो परमाणु बम बना लिए हैं, वही केवल परमाणु बम रख सकते हैं, या परमाणु परीक्षण कर लिए हैं, वही केवल परमाणु परीक्षण, यानी जो भी अपना कार्य है वो कर सकते हैं। बाकी जो भी नए देश आजाद हो रहे हैं या बन रहे हैं, वो परमाणु परीक्षण नहीं कर सकते हैं, और ना ही परमाणु बम रख सकते हैं। इसके बाद आते हैं इस परिभाषा के अंतर्गत 5 देश आते थे। यानी उस समय जब एनपीटी चली थी, ठीक है, यानी एनपीटी जब चल रही थी, यानी परमाणु अप्रसार संधि चल रही थी, उस समय कितने देश थे, मुख्य रूप से कितने देश थे, 5 देश थे जिनके पास परमाणु संपन्न थे। पहला हो गया अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन और आपका रूस आ गया।
यानी इनके पास क्या था, परमाणु संपन्न देश थे। यहाँ पर रूस के जगह पर आप सोवियत संघ समझिए, अभी सोवियत संघ, ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोवियत संघ हो जाएगा। यानी किनके पास परमाणु बम था पहले, अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, चीन हो गया, और आपका लास्ट आ गया देखो सोवियत संघ। तो क्या थी, परमाणु शक्ति संपन्न माने गए। इस संधि पर 1 जुलाई, यानी जो परमाणु प्रसार संधि थी, इस पर 1 जुलाई 1968 को वाशिंगटन में हस्ताक्षर हुआ, और यह संधि 5 मार्च 1970 से प्रभावित हुई, यानी कि प्रभावी हुई। ठीक, यानी कहने का मतलब ये है कि इस संधि को अंतिम रूप से मोहर दिया गया कब, 5 मार्च 1970 ईस्वी क्या हुआ, ये पूरी तरह से लागू हो गई। इस संधि को 1955 के बाद अनियमित काल के लिए बंद कर दिया गया, यानी कि आगे के लिए बढ़ा दिया गया, यानी कि ये संधि अब तक चल रही है। अभी आपको पता होगा जो अमेरिका, इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा है, इस संधि के उल्लंघन के लिए क्या किया है अमेरिका और इजराइल ने, किस पर हमला किया है, ईरान पर हमला किया है। क्योंकि ईरान जो है चुपके चोरी, ठीक, यानी किसी को बताए हुए अपना परमाणु परीक्षण यानी परमाणु प्रक्रिया चालू कर दिया था, यानी परमाणु बम बनाने की प्रक्रिया चालू कर दी थी। जैसे ही अमेरिका को खबर लगती है, वो क्या करता है, उस पर हमला कर देता है, अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर। ठीक, इसके बाद एक मार्शल प्लान। मार्शल प्लान क्या है, इसके बारे में देखते हैं। मार्शल प्लान अमेरिका के एक आर्थिक सहायता नीति थी। यानी मार्शल प्लान क्या है, एक अमेरिका की, यानी एक किसकी नीति थी, अमेरिका की। मार्शल प्लान ये कब चालू हुआ, 1948 ईस्वी को। इसके बाद इसका उद्देश्य था कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप के देशों को पुनर्निर्माण करना, यानी यूरोप में जो भी देश खत्म हो चुके हैं या अभी आजाद हुए हैं, उनका पुनः फिर से क्या करना, निर्माण करना, इसका क्या था, मुख्य उद्देश्य था। यह योजना 1948 में शुरू हुई। यानी मार्शल प्लान कब शुरू हुआ, तो 1948 ईस्वी में क्या होता है, शुरू हुई। इसे अमेरिका के विदेश मंत्री के नाम पर दिया गया। यानी जो मार्शल प्लान है, ये किस व्यक्ति के नाम पर दिया गया, तो आपका एक नाम है जो है जॉर्ज मार्शल। ये अमेरिका के क्या थे, तो विदेश मंत्री थे। अमेरिका क्या थे, विदेश मंत्री थे। इसके बाद है, इसके तहत अमेरिका ने यूरोपीय देशों को 133 अरब डॉलर से अधिक आर्थिक मदद दी। यानी यूरोप का पुनर्निर्माण करने के लिए अमेरिका ने, यानी जो अमेरिका था उसने कितना पैसा दिया, यानी कि 133 अरब डॉलर, यानी कि उसने डॉलर में दिया। जब इसको रुपया में कन्वर्ट करेंगे बहुत काफी हो जाएगा। यानी पहले ये अरब है, ठीक, अरब, इतना अरब हो गया। अभी इतने अरब में आप अभी का रेट है 95 रुपया, 95 से गुणा कर दीजिए, ठीक, जितना आएगा उसके लास्ट में अरब लगा दीजिएगा। यानी जब जो भी गणितीय मान आएगा देखिएगा, फिर लास्ट में अरब दीजिएगा, नहीं तो अरब का 0 उठा दीजिएगा, फिर गिन लीजिएगा, इतना हो जाएगा। यानी इतना रुपया किसने दिया था, अमेरिका ने, क्योंकि उसका मुद्रा ही क्या है, डॉलर है। हमारे पास क्या है, रुपया है। उसका 1 रुपया यानी उसका 1 डॉलर हमारे इंडिया का 95 रुपया के बराबर होता है, 96 रुपया, अभी 96 रुपया हो गया है, ठीक है। यानी 96 रुपया क्या होता है, बराबर होता है। यानी वहां से वो एक सिक्का अपना डॉलर का लाया, यहाँ पे इंडिया में देगा, उसको लगभग 100 रुपया मिल गया। 100 के आसपास मान लेते हैं, 4 रुपया कम है, ठीक। तो क्या हुआ, 100 के अंतर्गत मान लेते हैं। मान लो कि वो 1 रुपया, वहां से अपना 1 रुपया, तो वो अपना डॉलर है तो उसको डॉलर बोलता होगा, और हम लोग का रुपया तो क्या बोलते हैं, रुपया बोलते हैं, सिंपल बात। जब वहां से अपना 1 डॉलर, यानी जैसे हम लोग बोलते हैं 1 रुपया लिए हैं, वो वहां से अपना 1 डॉलर लाता है, तो यहाँ पे कितना, 96, यानी लगभग 100 रुपया के बराबर हो गया। जब इसी तरह जब हम यहाँ से अपना रुपया लेकर बांग्लादेश यहाँ पे जाते हैं, नेपाल में जाते हैं, तो हमारा 1.5 रुपया हो जाता है, यानी कि हमारा रुपया वहां से बढ़ जाता है।
ठीक, अगर हम 1 रुपया की 1 रुपया हमारे पास है, जब नेपाल में चल जाएंगे वहीं हो जाएगा 1.5 रुपया नेपाली करेंसी में। ठीक, इस प्रकार क्या थी, यानी कि इसने कितना अरब डॉलर दान किया, यानी दे दिया यूरोप को 133 अरब डॉलर। इसके बाद लास्ट टॉपिक होगा, हाँ, इसके बाद आता है कोरिया। कोरिया का नाम सुनकर ही कितने लोगों के मन में एकदम उत्साह जग गया होगा। सबसे पहले क्यों उत्साह जगा होगा, क्योंकि यहाँ पर एक शासक है जिसका नाम है किम जोंग। किम जोंग, ठीक, तो इसके बारे में सभी देश एकदम भली भांति परिचित है। लोग इसे प्यार से संकी बोलते हैं, संकी बोलते हैं, तानाशाह बोलते हैं। ठीक, इसी के बारे में क्या है, कोरिया युद्ध के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। यानी कि समझो, जब कोरिया युद्ध हो रहा था, ना ही उत्तर कोरिया था ना ही दक्षिण कोरिया था। जैसे हम भारत बोलते हैं तो हम ये थोड़ी नहीं बोलते हैं कि एक दक्षिण भारत है, क्या है, उत्तरी भारत है, ऐसा नहीं बोलते हैं। यानी एक साउथ एक नॉर्थ नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि भारत पूरा एक संगठित देश है ना। तो मान लो जब कोरिया होगा, मान लो ये कोरिया हो गया, ठीक है, मान लो मानने के लिए ये कौन सा देश हो गया, कोरिया। ये कौन सा देश हो गया, कोरिया हो गया। जब कोरिया की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अभी क्या पूरा संगठित देश है एक अपना, है ना। जब ये संगठित देश है तो इसमें क्या हुआ कि लास्ट में 2 भागों में विभक्त हो जाता है। एक का नाम पड़ता है उत्तरी कोरिया और एक का नाम पड़ता है दक्षिणी कोरिया। दक्षिणी कोरिया, आखिर ऐसा नाम क्यों पड़ा इन लोगों का, ठीक, यानी उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया नाम क्यों पड़ा, इसी यही हमें क्या पढ़ना है, इसमें विस्तृत पढ़ना है। तो यहाँ पर हम आपको बताते हैं लाइन बाय लाइन आखिर हुआ क्या। यानी इस युद्ध की शुरुआत कोरिया नामक देश में हुई थी। सिंपल सी बात है, जब कोरिया युद्ध की बात हो रही है तो कहाँ होगा, कोरिया देश में ही होगा कोरिया युद्ध। ठीक, तो कोरिया युद्ध की शुरुआत कहाँ हुई थी, तो कोरिया नामक देश में हुई थी। उसके बाद कोरिया नामक देश में होने के बाद अब इसमें देखते हैं आखिर घटना क्या हुआ है इसमें, ठीक है। जब यहाँ पे देखिएगा, यह युद्ध उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच हुआ था। आगे यहाँ पे 2 भागों में विभक्त हो गया, यानी कोरिया कितने भागों में विभक्त हो गया, 2 भागों में। एक का नाम पड़ गया उत्तरी कोरिया और एक का नाम पड़ गया दक्षिणी कोरिया। यानी दोनों एक ही देश है, लेकिन वो 2 भागों में विभक्त होकर क्या करता है, लड़ने लग रहा है, ठीक है। इसके बाद उत्तर कोरिया के समर्थन सोवियत संघ और चीन थे। सोवियत संघ यानी यूएसएसआर, यानी सोवियत संघ बोले तो यूएसएसआर, और चीन तो आपको पता है, चीन सिंपल एक देश है जो हमारे बगल में पड़ोसी था जिसे बोलते हैं। ठीक, तो ये क्या था, इसका समर्थन यानी उत्तर कोरिया का समर्थन कौन करता था, यूएसएसआर यानी सोवियत संघ, और प्लस में चीन समर्थन करता था। तो बात आती है, उत्तर कोरिया तो हो गया, एक बच गया दक्षिणी कोरिया। तो इसका समर्थन कौन करता था, तो इसका समर्थन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, जिसे हम प्यार से बोलते हैं अमेरिका, ये अभी भी करता है इसका सपोर्ट। ठीक, यानी जो यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका है, ठीक, यानी यहाँ पे जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, ये अभी भी क्या करता है, उसका सपोर्ट करता है। किसका, दक्षिण कोरिया का। लेकिन यहाँ पे बात करेंगे कि सोवियत संघ तो विघटित हो गया, तो अब इसका उत्तर कोरिया का सपोर्ट कौन करता होगा, बात आती है ना। तो जब उत्तर कोरिया की बात आती है तो अभी के समय में आपका जो रूस बचा है ये करता है, और प्लस में चीन है, ये अभी भी क्या कर रहे हैं, इसका सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक, इसके बाद है 25 जून 1950 को उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर हमला कर युद्ध की शुरुआत कर दी। यानी यहाँ पे भी अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे भी शीत युद्ध का थोड़ा थोड़ा असर पड़ा है। यहाँ पे भी क्या हुआ है, जो कोरिया राष्ट्र था, यानी जो कोरिया था, ये क्या होता है, 2 भागों में विभक्त होता है। और यहाँ पे भी क्या युद्ध, जैसे शीत युद्ध चालू हुआ था, सेम उसी प्रकार घटना शुरू होता है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे भी क्या होता है, 2 खेमे में बट जाता है। ठीक, जब 2 खेमे में बढ़ता है तो एक तरफ होता है उत्तरी कोरिया और एक तरफ हो जाता है दक्षिणी कोरिया। यहाँ से क्या हो गया, ये 2 खेमे में बट गया, एक तरफ हो गया उत्तरी कोरिया और नीचे साइड हो गया दक्षिणी कोरिया। तो यहाँ पे भी देखिए,
जो उत्तरी कोरिया है इसमें यूएसएसआर इसका सपोर्टर है, और प्लस में क्या है, चीन है, जो किस विचारधारा का है, साम्यवादी विचारधारा की क्या है, रूस और यानी यूएसएसआर और चीन है। और जब दक्षिण कोरिया की बात करते हैं तो आपका यूएसए, जिसे हम अमेरिका कहते हैं। युद्ध के मुख्य कारण में साम्यवादी विचारधारा, ठीक, साम्यवादी विचारधारा क्या होता है, आपस में टकरा जाता है। इसके बाद 1953 में यानी 1953 में युद्ध विराम हुआ। यानी क्या होता है, युद्ध विराम हो जाता है किसके बीच, कोरिया, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बाद क्या होता है, युद्ध विराम हो जाता है, लेकिन शांति समझौता नहीं होता है। यानी शांति समझौता अगर हो जाता तो निश्चित ही क्या होता कि अभी जो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया आपस में भिड़ जा रहे हैं, कभी कभी भिड़ जा रहे हैं या एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं, वो नहीं होता। ठीक नहीं होता कहने का मतलब ये हुआ कि जो देश थे, जो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया राष्ट्र जैसे इंडिया और पाकिस्तान है ना, इनके बीच में संधि हो चुकी है, लेकिन आतंकी गतिविधियां बढ़ती रहती है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, लेकिन यहाँ पे संधि नहीं होता है। इसीलिए तकनीकी रूप से अब भी इन देशों के बीच युद्ध की आशंका बनी रहती है। यानी अभी भी क्या होता है, इन दोनों देशों के बीच क्या होता है, युद्ध की आशंका बनी रहती है। कुछ युद्ध शीत युद्ध के प्रमुख संघर्षों में से एक माना जाता है। यानी जो यह युद्ध है, कौन सा, कोरिया युद्ध, यहाँ पे यह कहने का मतलब है कोरिया युद्ध। कोरिया युद्ध शीत युद्ध के प्रमुख संघर्षों में से एक है। यहाँ तक हो गया आपका यहाँ पे हो गया आपका कोरिया युद्ध के बारे में पूरी जानकारी। ठीक, इसके बाद ये चैप्टर होता है खत्म। यानी यहाँ से हम लोगों ने मिलकर चैप्टर 1 को, यानी पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 हमने पूरी तरह से खत्म कर लिया। अब इसकी बचती है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप बचता है, ये सब क्वेश्चन बचेगा, तो हम एक सेपरेट वीडियो बनाकर आपको दे देंगे। और मेरा बार बार आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जो भी स्टूडेंट जोड़ चुके हैं, ठीक, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए लगातार इसी तरह कंटिन्यूटी क्लास करते रहें, ताकि आपको आने वाले बोर्ड एग्जाम में कोई भी परेशानी ना हो, कोई भी दिक्कत ना हो। अगर किसी भी बच्चों को थोड़ा सा भी डाउट होता है कि हमको ये टॉपिक नहीं समझ में आया, आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उसमें आप कमेंट करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।